Hello, India. Good morning. Hope you all are doing good. And my best wishes are with you to be happy and to stay fit. Thank you so much for watching me and encouraging me. आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज के टॉपिक में आपके साथ नशे के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने बचपन से लेके अभी तक कई कहानियाँ ऐसी सुनी हैं, कई सारी किताबें ऐसी पढ़ी हैं, कई स्टोरियाँ ऐसी देखी हैं कि जहाँ से हमें ये पता चलता है कि नशा, सोमरस, मदिरा, मद, शराब, अफीम, किसी भी टाइप के, अभी तो ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। पर ये नशा आज से ही नहीं है, ये हजारों सालों से लिया जा रहा है और अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और अगर कोशिश की भी है तो वहाँ पे और ज़्यादा स्मगलिंग हुई है और ज़्यादा उसका इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान में कई राज्यों में नशे पे बैन किया गया था, शराब पे, तो उसकी तस्करी शुरू हुई। तो ये बात तो खैर बात दूर की बात है। मैं आज आप सब लोगों के सामने अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ कि नशे की ज़रूरत कहाँ थी और कहाँ शुरू हुई। मेरे विचार से ऐसा लगता है और मैंने जो पढ़ा है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि राजा महाराजाओं से पहले देवी देवताओं के टाइम से नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे देवता लोग थे, जो बहुत ही पुराणों के टाइम की बात है, वो सोमरस का सेवन किया करते थे। सोमरस की परिभाषा चाहे आयुर्वेद में कुछ भी हो, कि वो अपने पित्त को उत्तेजित करने के लिए पीते थे। पर मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं जहाँ पे सोमरस का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता था, नृत्यकियों का नाच देखने के लिए किया जाता था, या फिर कोई युद्ध होता था तो उसके जीत के बाद किया जाता था, या फिर मदमस्त करने के लिए किसी को किया जाता था, या फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था। तो उसी पुराने टाइम से चली आ रही इस प्रथा का आज इतना भयानक रूप हो चुका है कि पहले मद का सेवन वो लोग करते थे जो लोग वॉरियर्स होते थे, क्योंकि लड़ाई करने का मतलब, वॉरियर होने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ पे लेके चलना। तो इतना आसान नहीं होता था, तो उन्हें वो सुविधा दी जाती थी कि आपको लड़ाई के बाद शाम को, या आर्मड फोर्सेस को ये अलाउड होता था कि शाम को आपको मदिरा पान या जो भी मद है उसका सेवन करवाया जाएगा। तो पुरुष सदियों से ही इस चीज़ के लिए बहुत ही उत्सुक रहा है और नशा करने के बाद उसे आराम मिलता है और वो उस चीज़ को बहुत ही लग्जरियस थिंग समझता है। पर आज उस लग्जरी ने ऐसा रूप लिया है जो कि घर घर में, हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों में, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही क्योंकि ये पूरी दुनिया में ही है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में शराब पीने के बाद लोग उत्तेजित नहीं होते, शराब पीने के बाद किसी से झगड़ा नहीं करते, रेसिस्ट लोगों को छोड़ के। पर हिंदुस्तान में बहुत सारे घरों की ये बात बन चुकी है कि जहाँ पे आदमी शराब का सेवन करता है उसकी फैमिली बहुत ही परेशान होती है। तो वो मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम है कि एक इंसान जब शराब पीता है तो उसे अपनी सैलरी का बहुत सारा हिस्सा उस शराब में देना पड़ता है और धीरे धीरे इस चीज़ की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो उसके बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकता और वो एडिक्टेड हो जाता है। उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही याद नहीं रहती, क्योंकि शराब एक ऐसा नशा है जो कि एक अल्कोहलिक होता है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। आज गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई गई हैं जिससे इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर जो आदमी शराब पीता है उसका शराब के अलावा और किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता, उसके अंदर की फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज की बात को पीछे के टाइम पे ले जाकर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आर्मड फोर्सेस को इसलिए दी जाती है कि उन्हें अपनी जान की
उन्हें अपनी जान के लिए सोचना पड़ता है कि हमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं। अगर हम अपनी जान को देश के नाम पे लिख रहे हैं या किसी भी वॉरियर ग्रुप के साथ हम हैं, तो हमें बदले में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमारी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिल रही है। खाने के साथ रहने का इंतज़ाम और पढ़ाई का, हर चीज़ का इंतज़ाम गवर्नमेंट्स करती हैं आजकल। पर मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट का टैक्सेशन का इतना बड़ा हिस्सा जो कि लीकर लाइसेंस इशू करने से होता है, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू किए जाते हैं, वो करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने अरबों की कमाई होती होगी, और उन अरबों रुपयों के लिए कितने घरों के बच्चे भूखे सोते होंगे, कितने घरों की बीवियों को रोज मार पड़ती होगी, कितने घरों के बच्चों की एजुकेशन रुकी होगी, कितनी ही माएँ और कितनी ही बहनें और कितने ही बच्चे बीमारी से अपना इलाज भी नहीं करवा पाते होंगे। तो गवर्नमेंट को एक चीज़ चाहिए, क्योंकि अब तो इस चीज़ को रोकना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर रोकेंगे भी तो उसकी तस्करी शुरू हो जाएगी और पीने वाले किसी भी तरह से उसका जुगाड़ करेंगे। मेरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक बैन लगाना चाहिए, एक लिमिट लगानी चाहिए कि जिस आदमी की इनकम इतनी है और वो लीकर कंजम्पशन कितना कर सकता है, उसके हाथ में सिर्फ उतने ही पैसे आने चाहिए जितने की वो मिनिमम लीकर पी सके। बाकी की जो उसकी सैलरी है उसकी वाइफ के या उसके वाइफ के अकाउंट में जानी चाहिए, जो घर का खर्चा होता है, और जो बच्चों की फीस होती है वो उनके स्कूल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ताकि उसके शराब की लत की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, उनके खाने का पूरा इंतज़ाम हो, और उसकी जो वाइफ है वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। क्योंकि शराब में धुत आदमी को इतनी होश भी नहीं होती कि उसकी पत्नी कैसे ज़िंदगी बिता रही है और उसके बच्चों के लाइफ और उसका फ्यूचर क्या होगा। तो मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि एक शराब के ऊपर एक लिमिट लगाओ। आप बंद तो नहीं कर सकते, पर उसके ऊपर एक लिमिट लगा दो। जैसे कि मैंने ये नोटिस किया है हिंदुस्तान में, लीकर शॉप्स के बाहर पुलिस खड़ी होती है और ड्रिंक एंड ड्राइव करना वहाँ पे मना है, पर फिर भी लोग जब आते हैं तो वहीं पे खड़े होकर ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ड्राइव करके भी जाते हैं, और वो पकड़े जाते हैं और 100-200 रुपये दे के छोड़ दिए जाते हैं। मैंने अभी देखा है हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है ट्रैफिक रूल की वजह से, 5,000 से 25,000 रुपये तक के जो फाइन उन लोगों ने बोला है। मुझे नहीं पता कि ये कितनी वर्कआउट होगी, पर मेरी मिस्टर मोदी से, हमारे प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, अगर आप रात के 12 बजे ये अनाउंस कर सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होगा, 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद होने चाहिए, जिसकी वजह से तस्करी, ब्लैक मार्केटिंग और जो अंडरवर्ल्ड है उसे कंट्रोल किया जा सके, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो देश में करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे और करोड़ों जिंदगियों की खुशी का सवाल है। आप इस पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाइए, क्योंकि मैं आपके पुराने आयुर्वेदिक टाइम पे अब हम तो वापस जा नहीं सकते, देवताओं के टाइम में भी हम वापस जा नहीं सकते। और हिंदी में मदिरा की परिभाषा है मद, नशा, अल्कोहल। हाँ, ये बात मैं समझती हूँ कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो इंग्लिश शराब का उन लोगों ने जो इंट्रोडक्शन दिया है हमें, और उसका इतना ज़्यादा सेवन करवाया है कि लोगों को नशेड़ी कर दिया है। और आजकल हमारे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में पूछती हूँ कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, जब स्टेट्स में इतना ज़्यादा नशा हो रहा है तो बच्चों के क्या फ्यूचर हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स कैसी होंगी। जैसे कि आपने ये बात सुनी है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा करते हैं लोग, हर टाइप का नशा करते हैं। तो मैं आज पूछना चाहती हूँ कि कौन सी स्टेट में नशा नहीं है, कौन सा यूथ है जो नशा नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक भावना बन चुकी है कि नशा करना एक लग्जरी थिंग है, जो नशा नहीं करते उनके साथ कोई बात नहीं करता, उन्हें लोग अच्छा नहीं समझते। तो इस बात के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पुराणों की परिभाषा को बदला जाए। सोमरस क्या था, उसकी आयुर्वेदिक भाषा क्या थी, मद क्या था, मदिरा क्या था, वो एक घर में बनाई जाने वाली शराब थी जो फ्रूट से के यूज से बनती थी, और देसी शराब कहा जाता था, उसके यूजेस अलग थे। पर आज हमारी सोसाइटी में इंग्लिश शराब इतनी बुरी तरह बीमारी बन के फैल चुकी है जिसके ऊपर बैन लगाना जरूरी है। आप बैन नहीं लगा सकते तो उसकी एक लिमिट लगाइए,
ताकि हिंदुस्तान के हर बच्चे को उसकी हिस्से की पढ़ाई मिल सके, उसके हिस्से का खाना मिल सके। क्योंकि आदमी जो शराबी हो जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो जितनी ज़्यादा पिएगा उसे उतना ही मज़ा आता है पीने में। तो मेरी एक गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरा ये मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। क्योंकि मैं चाहती हूं कि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जितना रिस्ट्रिक्शन 500 और 1000 के नोट हुए थे वो नोट तो हो गए, लेकिन ये जो हर घर की कहानी है प्रधानमंत्री को ये क्यों नज़र नहीं आती। मुझे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जल्द से जल्द एक एक्शन करें और बहुत सारी फैमिलियों को आप बर्बाद होने से बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे फिट एंड बी हैप्पी।